हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। आज हम लोग बात करेंगे इसमें डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और भी बाकी सारे कई मुद्दे हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे एलएस स्पीकर। एलएस स्पीकर के कुछ प्रोविजंस रह गए हैं, पहले हम लोग उसे कवर करेंगे, फिर इसके आगे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और भी कई सारे मुद्दे हैं, उसको देखते हैं। गुड मॉर्निंग श्वेता, अजेंद्र, कोमल, अमित। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर जो लोकसभा है, लोकसभा में अगर कोरम ना हो, लोकसभा में अगर कोरम नहीं है, गणपूर्ति नहीं है, तो क्या हो सकता है? जो एलएस स्पीकर हैं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो क्या कर सकते हैं? उसको हाउस के मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता क्या है? सवाल ये उठता है कि व्हाट इज कोरम? कोरम क्या है? गणपूर्ति। याद रखिएगा, जब हम लोग कोरम की बात करते हैं, गणपूर्ति की जब बात करते हैं, तो दोस्तों इसका जिक्र किसमें है? आर्टिकल 100 क्लाउज 3 में। आर्टिकल 100 क्लाउज 3 में। और इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट प्रोसीडिंग ऑफ एनी हाउस। प्रोसीडिंग ऑफ एनी हाउस, हिंदी में लिख लीजिएगा, किसी सदन की कार्यवाही को स्टार्ट करने के लिए, किसी सदन की कार्यवाही को स्टार्ट करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, किसी सदन की कार्यवाही को स्टार्ट करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं कोरम, यानी गणपूर्ति। और याद रखिएगा दोस्तों, ये कितना होता है? ये होता है 1/10 और 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। 1/10 और 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ, यानी कोई सदन है, उस सदन की जो कुल क्षमता है उसका कितना 1/10 या 10% होता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में कुल कितने मेंबर्स हैं? 543, तो उसका 10% कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 555। तो जब तक लोकसभा में 550 मेंबर्स नहीं होंगे, हो सकता है अगर 550 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या कर सकते हैं? ये लोकसभा की बैठक को एडजर्न कर सकते हैं। कौन? लोकसभा स्पीकर। इस तरह जैसे राज्यसभा, राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 245। अगर राज्यसभा में इसका 10% यानी कि 25 मेंबर्स अगर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं? इसकी कार्यवाही को क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं, यानी कि उसे एडजर्न कर सकते हैं हाउस की मीटिंग को। कौन? वहां के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है। क्लियर पॉइंट? याद रखिएगा। इसके बाद अगर ये कोरम का मतलब सभी को समझ में आ गया, किसी को कोरम में दिक्कत तो नहीं है? जैसे मैंने कल आपको बताया था, मान लीजिए इस हाउस का, इस मतलब क्लास का स्ट्रेंथ है 500, मान लेते हैं। मैं अगर ये नियम बना दूं कि अगर मिनिमम 50 स्टूडेंट जब तक नहीं आएंगे, तब तक हम क्लास को स्टार्ट ही नहीं करेंगे। अगर 50 स्टूडेंट मिनिमम रहेंगे तभी मैं क्लास कराऊंगा। अगर 50 स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो मैं क्लास को मतलब कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो वही बात है यहां पर। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चला हम लोग। नहीं, हो सकता है मिस्टर सोनू जी, लेकिन अगर चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? वो उसे एडजर्न भी कर सकते हैं, है ना, वो उसे स्थगित भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इफ एनी मेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इफ एनी मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड, इफ एनी मेंबर इज disqualified on ground of, if any member is disqualified on ground of anti-defection law, then final decision of disqualification, then final decision of disqualification is taken by
इज टेकन बाय अलास स्पीकर। हिंदी में भी मैं बोल देता हूं, हिंदी में आप लोग लिख लेंगे। क्या डाउट है रोहन जी कोरम में, बताइए। मैं फिर से एक बार बता दूंगा, पहले आप इस पॉइंट को सुन लीजिए। मान लीजिए जैसे कोई लोकसभा का मेंबर है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाना है, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन के कई सारे ग्राउंड्स हैं और उसमें से एक ग्राउंड है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। दल बदल कानून के अलावे अन्य जो ग्राउंड्स हैं, उसमें अगर किसी भी एमपी को, किसी भी लोकसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, उस संबंध में निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी दल बदल कानून के अलावे अगर किसी भी ग्राउंड्स पर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, लोकसभा के एमपी को, लोकसभा के मेंबर को, तो उस संबंध में फाइनल डिसीजन कौन लेंगे? वो लेंगे प्रेसिडेंट लेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट वहां पर किसके सलाह के बाद लेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह लेंगे, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। यानी पहले वो क्या करेंगे? उनसे कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन, ये जो मेंबर है इनके ऊपर ये आरोप है, क्या इसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है? और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सजेशन होगा, जो भी उसका सलाह होगा, वो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को मानना वो क्या होगा? बाध्यकारी होगा। लेकिन मान लीजिए एक ग्राउंड होता है एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके आधार पर एमपीज को, एमएलएस को, एमएलसीज को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर कोई लोकसभा का मेंबर है, अगर उसको इस दल बदल कानून के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, इस संबंध में जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, जो लोकसभा के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा। ठीक, यानी कि अगर दल बदल कानून के आधार पर किसी लोकसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाना है, तो उसमें जो अंतिम निर्णय है, उसमें जो फाइनल डिसीजन है, वो कौन लेंगे? वो लेंगे लोकसभा स्पीकर। क्लियर पॉइंट? हिंदी में लिख लीजिएगा इस पॉइंट को कि अगर किसी सदस्य को दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा रहा है, अयोग्य घोषित किया जा रहा है, अगर किसी सदस्य को दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा रहा है, तो इस संबंध में फाइनल डिसीजन, इस संबंध में अंतिम निर्णय, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखिए कोरम में जिसको जिसको डाउट है, कोरम का मतलब क्या होता है सुन लीजिएगा कि ऐसे, मतलब जैसे हाउस है, मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में टोटल 543 मेंबर है। अब हाउस की गतिविधि को स्टार्ट करना है, तो आर्टिकल 100 क्लॉज 3 कहता है कि जो मिनिमम सदस्य की संख्या जो है, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स, जिससे कि हाउस की प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सके। और ये आर्टिकल 100 क्लॉज 3 कहता है कि अगर हाउस के अंदर जो, मतलब टोटल स्ट्रेंथ का जो 10% या टोटल स्ट्रेंथ का जो 1/10 मेंबर अगर नहीं आता है, तो हाउस को एडजर्न किया जा सकता है, हाउस को स्थगित किया जा सकता है। यानी कि 543 सदस्य हैं, उसमें से मिनिमम 1/10 या फिर जो 10% ऑफ मेंबर्स हैं प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हाउस की गतिविधि को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा। और जो वो स्ट्रेंथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं, गणपूर्ति बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर आ गया समझ में? अनूप जी किस में रह हो गया है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय आलस स्पीकर लेते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। यानी कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, यानी कि जो आपका मनी बिल है, मनी बिल को सर्टिफाई कौन करते हैं? मनी बिल को सर्टिफाई कौन करते हैं? वो करते हैं लोकसभा स्पीकर। और याद रखिएगा, सैलरी ऑफ आलस स्पीकर, सैलरी ऑफ आलस स्पीकर इज चार्ज्ड, सैलरी ऑफ आलस स्पीकर इज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि इनका जो वेतन होता है, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं अभी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हिंदी में भी मैं बोल देता हूं, लिख लीजिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन
लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है, भारत की संचित विधि पर भारित व्यय होता है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। फटाफट इतना लिखिए पहले, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बताइए। क्वालिटी में क्या मतलब, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो क्या आप अनूप? ग्रेजुएशन में यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चला आगे। नहीं नहीं, ये सब आर्टिकल ये सब आर्टिकल इसमें नहीं है। सिर्फ कोरम जो है वो आर्टिकल 100 क्लाउज 3 में है ना। अरे बैकलॉग ही बोल रहा हूं भाई, पहले जो पूछ रहा हूं वो तो बताओ, किस में, ग्रेजुएशन में है, किस में, कहां पर बात कर रहे हो बैकलॉग की? चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। याद रखिएगा, अगर लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव, अगर लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेंडिंग है, अगर लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेंडिंग है तो पहला, ये लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अगर इनको हटाने का प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में पेंडिंग है तो ये लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। दूसरा, ये लोकसभा की कार्यवाही में, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। और तीसरा, ये फर्स्ट इंस्टेंस में, फर्स्ट इंस्टेंस में यानी पहली बार में मतदान कर सकते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा, जब लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव, यानी लोकसभा स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव है अगर सदन में लंबित है, लोकसभा में पेंडिंग है, तो क्या ये प्रेजाइड करेंगे क्या लोकसभा को? नहीं। उस कंडीशन में अगर मान लीजिए इनको हटाने का प्रस्ताव जो है वो क्या है, वो पेंडिंग है कहां पर, लोकसभा में, तो ये लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, क्या सर ये लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं? यस, ही कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। और जब ये लोकसभा की, जब इनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेंडिंग है और ये लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर रहे, ये एज ए नॉर्मल मेंबर लोकसभा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये पहली बार में भी किसी वोट, किसी बिल पर पहली बार में भी क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? आगे चला हम लोग। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। एक दो पॉइंट और है, दो पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसके बाद तो सर फाइनल डिसीजन बाय लास्ट स्पीकर किसी आर्टिकल में नहीं लिखा गया है। श्रेया जी, आर्टिकल 110 है ना, जो डेफिनेशन है किसका, मनी बिल का, है ना, उसके पहले आर्टिकल 109 है ना, ठीक है, वहां पर बात करी गई कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, उसका जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेंगे, अलग स्पीकर लेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे मनी बिल के अंदर, है ना। और हर चीज का आर्टिकल याद नहीं रखना है श्रेया जी, आपने याद रखिएगा। इनका जो टर्म होता है, इनका टर्म कितना होता है, इनका टर्म होता है 5 साल, 5 ईयर इनका क्या होता है, टर्म होता है। और याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी, लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं और
नई चुनी गई लोकसभा के पहले मीटिंग, नई चुनी गई लोकसभा के फर्स्ट मीटिंग से पहले अपने पद से इस्तीफा देते हैं। फर्स्ट मीटिंग से पहले अपने पद से हटते हैं। हटते हैं। याद रखिएगा, जो अलग स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, जैसे लोकसभा डिसॉल्व होगा, लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर बाकी सब अपने पद से हट जाएंगे, लेकिन लोकसभा स्पीकर अपने पद से नहीं हटेंगे, वो अपने पद पर कायम रहेंगे। वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जैसे मान लीजिए ये 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया, लोकसभा स्पीकर अपने पद से नहीं हटेंगे, वो अपने पद पर बने रहेंगे। कब तक? जब तक कि 18वीं लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। और जैसे 18वीं लोकसभा का गठन होगा और उसकी जिस दिन पहली बैठक होने वाली होगी, उसके जस्ट पहले वो क्या करेंगे? अपने पद से हटेंगे। तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर? सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा, ये लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। मान लो कि पहले तुम्हारा नाम क्या है, नाम पहले बता दो। मान लो कि तुम लोकसभा के स्पीकर हो और तुम्हारे खिलाफ क्या है? हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है, तो तुम लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते हो, लेकिन लोकसभा की जो कार्यवाही चल रही है, लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसमें तुम हिस्सा ले सकते हो। और उसमें तुम पहली बार में भी कोई बिल है, कोई विधेयक है, उस पर वोटिंग चल रहा है, तो अगर तुम्हारे खिलाफ लोकसभा में तुम्हारे खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लंबित है, तुम पहले इंस्टेंस में भी, पहली बार में भी क्या कर सकते हो? मतदान कर सकते हो। नॉर्मल कंडीशन, लोकसभा स्पीकर जो है वो क्या है? वो अपने पद पर, मतलब वो पहली बार में मतदान कर सकता, नहीं कर सकता। जब इक्वलिटी ऑफ वोट होता है तो वो क्या कर सकता है? निर्णायक मत दे सकता है। लेकिन जब उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लंबित होता है, उनको हटाने का प्रस्ताव जब लोकसभा में पेंडिंग होता है, तो उस कंडीशन में वो पहली बार में भी मतदान कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब इसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अलस डेप्यूटी स्पीकर। यहां तक अब किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए, अलस डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष। पहला पॉइंट याद रखिएगा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज elected by सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। हिंदी में लिख लीजिएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा के साधारण बहुमत से चुना जाता है। याद रखिएगा, he is removed by इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। इन्हें लोकसभा के प्रभावी बहुमत से, इन्हें लोकसभा के प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। इनका जो टर्म होता है वो कितना होता है? 5 साल होता है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। याद रखिएगा, इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा is conducted by LS speaker, LS speaker। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा,
जैसे मैंने आपको बताया था, स्पीकर लोकसभा का स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन कराते हैं? प्रोटेम स्पीकर कराते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर हैं उनका चुनाव कौन कराएंगे? वो एलएस स्पीकर कराएंगे। और उनके चुनाव का डेट वो भी कौन तय करेंगे? वो एलएस स्पीकर करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इनका इलेक्शन किस दिन होगा डेप्यूटी स्पीकर का, ये भी कौन तय करेंगे? ये भी एलएस स्पीकर ही तय करते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, किसके इलेक्शन के टाइम, मतलब कई सारे इलेक्शन हैं विपिन, पहले आप अपना सवाल पूरा पूछिए। सर इलेक्शन टाइम प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देता है? किस इलेक्शन के, अच्छा मतलब जब चुनाव हो रहा होता है लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा का चुनाव जब हो रहा होता है ना, उस समय प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है जो गवर्नमेंट होती है ना, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो प्राइम मिनिस्टर होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट काम करती रहती है जब तक कि नई गवर्नमेंट का गठन नहीं हो जाता। उस समय वही सरकार क्या करती है, उनको मतलब क्या करती है, उनको एडवाइस देती है। लेकिन उनके एडवाइस को उस समय मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। क्लियर है विपिन? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। ठीक है, आगे चलें। वेरी गुड। नाउ अगला याद रखिएगा, ये अपने पद का ओथ नहीं लेते, ये भी अपने पद का ओथ नहीं लेते हैं। ये लोकसभा मेंबर के रूप में शपथ लेते हैं, ये लोकसभा मेंबर के रूप में ओथ लेते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, ये लोकसभा स्पीकर के एब्सेंस में, ये लोकसभा स्पीकर के एब्सेंस में यानी अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, ये जब लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, ये जब लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं यानी जब ये लोकसभा को प्रेजाइड करते हैं, तो इनके पास एलएस स्पीकर की सभी शक्तियां होती हैं। इनके पास एलएस स्पीकर यानी लोकसभा स्पीकर की सभी शक्तियां होती हैं। यानी ये जब लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे तो इनके पास लोकसभा स्पीकर की सभी शक्तियां होंगी। जो जो पावर्स लोकसभा स्पीकर के होते हैं वो सारे पावर्स होंगे इनके पास जब ये लोकसभा को क्या करेंगे, प्रेजाइड करेंगे। इसके बाद याद रखिएगा, ये अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को देते हैं। मैंने आपको कल बताया था, ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं? लोकसभा स्पीकर को देते हैं। लोकसभा स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, और डेप्यूटी स्पीकर किसे देंगे? लोकसभा स्पीकर को देंगे। और याद रखिएगा, इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, सीएफआई यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज एक्सपेंडिचर होती है। चार्ज एक्सपेंडिचर यानी कि भारित व्यय होती है। चार्ज एक्सपेंडिचर होती है यानी कि भारित व्यय होती है। चार्ज एक्सपेंडिचर होती है यानी कि भारित व्यय होती है। और याद रखिएगा कि ये लोकसभा स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। ये लोकसभा स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, अधीनस्थ नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? अधीनस्थ नहीं होते हैं, अधीनस्थ नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। ये जो लास्ट में जो मैंने 2 पॉइंट लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये लोकसभा स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं होते। इसका मतलब क्या? ये लोकसभा स्पीकर अगर इन्हें कोई ऑर्डर देते हैं, हाँ ये करो, कह गए चुप रहो, ऑर्डर मत दो हमें, मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट नहीं हूं,
मैं तुम्हारा अधीनस्थ नहीं हूं, प्लीज हमें ऑर्डर मत दीजिए। मतलब कि ये लोकसभा स्पीकर के आदेश को मानने के लिए वो नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है, उनके नीचे नहीं है। क्योंकि इन्हें लोकसभा स्पीकर नहीं हटा सकते, बल्कि इनको कौन हटा सकता है, लोकसभा इफेक्टिव मेजोरिटी से हटा सकता है। इसलिए ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि लोकसभा इन्हें क्या कर सकती है, इफेक्टिव मेजोरिटी से हटा सकती है। ये चीज यहां पर लिखा गया है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और हमारे जो पहले अलस डेप्यूटी स्पीकर थे उनका नाम क्या था, तो अभी हम आगे लिख देंगे। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इतना लिखो, फिर इसके आगे मूव करते हैं। चलें आगे, अगले पॉइंट पर मूव करें। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर जब डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा स्पीकर का काम करते हैं तो उस वक्त इन्हें सैलरी भी अलग स्पीकर की ही मिलेगी? नहीं, केजीएस श्रेया जी, इनको डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी मिलेगी। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, इन विच आर्टिकल लोकसभा इज मेंशन। रोहित तुम क्लास में रेगुलर हो? रेगुलर हो तो जाकर पिछले नोट्स देखो पहले तुम, है ना? ऐसे बीच में अगर मेढक की तरह आओगे, बरसाती मेढक की तरह, तो इस तरह के सवाल तुम्हारे मन में आएंगे। मैं बता सकता हूं तुम्हें, है ना? लेकिन आप प्रीवियस क्लासेस को देखिए और नोट्स देखिए, ठीक है, कि किसमें लोकसभा का कंपोजिशन मेंशन। ऐसे बीच में अचानक से आओगे किसी दिन आकर ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं जवाब नहीं देने वाला हूं इसका, ताकि आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। चलिए नेक्स्ट है, फर्स्ट आलस डेप्यूटी स्पीकर। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं ये, मतलब मैंने पूरा लोकसभा का पूरा कहानी बता दिया, एक एक चीज बता दी, और ये अगर पूछता है कि लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है बताइए, किस दुनिया में हो रोहित तुम? एम ए अयंगर, एम ए अयंगर, है ना? नेक्स्ट है, नोट में लिख लीजिएगा ये पॉइंट, नोट में। सामान्यतः सामान्यतः लोकसभा स्पीकर रूलिंग पार्टी से होते हैं, रूलिंग पार्टी से यानी सत्ताधारी दल से होते हैं, तथा एज डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन अपोजिशन से होते हैं, यानी विपक्षी दल से होते हैं, अपोजिशन पार्टी से होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है, नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसा हमारे संविधान में कहीं पर लिखा गया नहीं है ना? क्लियर है? ठीक है, नहीं नहीं होती है शिव। एग्जाम इतना करीब है और ये रोहित बाबू पता नहीं किस दुनिया में है। तुम रेगुलर क्लास में रहते हो रोहित, ये बताना, और तुम किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, एनडीए सीडीएस सीएपीएफ, किसके? सीएपीएफ के तो तुम हो नहीं, इतना तो मुझे पता है। सीएपीएफ के होते तो इतने नॉन सीरियस नहीं होते तुम। किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बताना थोड़ा। और ऐसा बेसिक सवाल तुम पूछते हो आकर के कि मतलब पूरा कहानी हम बता दिया है लोकसभा का, क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं है, हर चीज। हाँ, यहाँ किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे।
अरे भाई वो क्या सरकारी पद है क्या? हाँ, वो कोई सरकारी पद है बताना शिवम, क्या गवर्नमेंट पोस्ट है वो? नहीं है। मतलब फिर से तुम वही इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो। चलिए नेक्स्ट है अगला, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताएंगे जब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, है ना, निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। हो सकते हैं दोनों एक ही पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर या फिर इसे स्पीकर प्रोटेम कहा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। याद रखिएगा पहला पॉइंट, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के फर्स्ट मीटिंग के पहले पुरानी लोकसभा के स्पीकर अपने पद से हट जाते हैं। पुरानी लोकसभा के स्पीकर अपने पद से हट जाते हैं, अपने पद से हट जाते हैं। यानी जिस दिन नई चुनी गई लोकसभा है, जैसे अभी एग्जिस्टिंग लोकसभा है, इसको जैसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा, है ना, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देंगे। जो ओम बिरला साहब हैं अभी वर्तमान में, ये अपने पद से नहीं हटेंगे, ये अपने पद पर बने रहेंगे, बने रहेंगे, बने रहेंगे। जैसे चुनाव होगा, अप्रैल और मई में चुनाव है, जून में 4 जून को रिजल्ट आएगा, फिर नई लोकसभा का गठन होगा। और जिस दिन लोकसभा की पहली बैठक होगी, नई चुनी गई लोकसभा है, उसकी जिस दिन पहली बैठक होगी, उस पहली बैठक से जस्ट पहले जो ओम बिरला साहब हैं, जो एग्जिस्टिंग लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो क्या करेंगे, अपने पद से हट जाएंगे। याद रखिएगा जब ये अपने पद से हटेंगे तो क्या होगा, प्रेसिडेंट नई चुनी गई लोकसभा के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर, नई चुनी गई लोकसभा के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर यहां पर उम्र में मत समझिएगा, यहां पर ऐसा नहीं कि उम्र में सीनियर मोस्ट होना चाहिए, नहीं, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं त्रिपाठी जी। याद रखिएगा नई चुनी गई लोकसभा के जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर, यानी कि जो सबसे एक्सपर्ट मेंबर है, सबसे जिनका मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो जो सबसे ज्यादा बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, उनको क्या किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। याद रखिएगा सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं, प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं, प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं। यानी प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करते हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट। और याद रखिएगा प्रोटेम स्पीकर अपने पद की शपथ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर को उनके पद की शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। यानी ये अपने पद की शपथ लेते हैं, और इनके पद की शपथ इनको कौन दिलाते हैं, वो दिलाते हैं कौन, वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा स्पीकर की सभी शक्तियां प्राप्त होती है। प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा स्पीकर की सभी शक्तियां प्राप्त होती है। लेकिन सवाल उठता है सर इनका कार्य क्या है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर। तो याद रखिएगा इनके 2 कार्य हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। फंक्शन इनका क्या है, इनके 2 कार्य हैं। सबसे पहला लोकसभा स्पीकर का चुनाव कराना, लोकसभा स्पीकर का क्या कराना, चुनाव कराना, यह पहला कार्य है। और दूसरा लोकसभा के मेंबर को ओथ दिलाना, लोकसभा के मेंबर को क्या करना, ओथ दिलाना, यानी शपथ दिलाना। ये किनका काम है, ये इनका काम है। क्लियर। तो ये था दोस्तों प्रोटेम स्पीकर। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे एक और पॉइंट है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन लोकसभा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए श्रीमान। केजीएस श्रेया जी, प्रोटम स्पीकर जो है ना, एक ही दिन का पद होता है, इनका तो ऐसा कोई सैलरी का जिक्र नहीं है ना। प्रोटम स्पीकर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के लिए होते हैं, ठीक है। इनका ऐसा कोई सैलरी का जिक्र नहीं है, ठीक है। इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है रविंद्र बाबू, ठीक है। क्लियर, आगे समझ में, आगे चले हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्षों, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए पैनल। अब देखिए ये क्यों होता है, ध्यान से मेरी बात को पहले समझिए। मान लीजिए कि एलएस स्पीकर और एलएस डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट है किसी दिन, बात तो सुन रहे हैं। अगर लोकसभा के स्पीकर है, बिल्कुल जरूरी है, जो भी आर्टिकल्स मैं लिखा रहा हूं उसको याद रखना जरूरी है। लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों मान लीजिए क्या है, एब्सेंट है। नितिन त्रिपाठी जी, जैसे स्पीकर का चुनाव होता है ना, प्रोटम स्पीकर का पद खत्म। जब स्पीकर चुन लिया जाएंगे तो प्रोटम स्पीकर रहेंगे ही नहीं, प्रोटम स्पीकर का काम ही खत्म। प्रोटम स्पीकर जस्ट पहली बैठक जिस दिन है उस दिन क्या होगा, प्रोटम स्पीकर चुने जाएंगे, प्रोटम स्पीकर अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति, उनको उनके पद की शपथ दिला देंगे। कौन, राष्ट्रपति। और प्रोटम स्पीकर क्या करेंगे, जितनी भी नई चुनी गई लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे, कहेंगे पहले शपथ लो अपना सब। और उनको शपथ दिलाने के बाद वो क्या करेंगे, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करा देंगे। लोकसभा के स्पीकर का, तब उस समय लोकसभा स्पीकर है ही नहीं, ये लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कराएंगे। जैसे नई लोकसभा के स्पीकर चुने जाएंगे, इनका पद खत्म, इनका पोस्ट ही खत्म। बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या है इसमें? अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब देखिए पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा ये क्यों है। मान लीजिए कोई दिन ऐसा है जिस दिन की लोकसभा स्पीकर और लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट हैं, हो सकता है, सिंपल सी बात है। उस कंडीशन में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेंगे, उस समय लोकसभा को प्रेजाइड कौन करेंगे। तो उसके लिए लोकसभा स्पीकर क्या करते हैं, याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर लोकसभा के 10 सदस्य को, लोकसभा के 10 मेंबर को इस पैनल में नॉमिनेट करते हैं। यानी लोकसभा स्पीकर क्या करेंगे, लोकसभा के 10 सदस्य को इस पैनल में क्या कर देंगे, मनोनीत करेंगे, नॉमिनेट करते हैं। लेकिन लोकसभा के ही मेंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि राज्यसभा के मेंबर को करेंगे, ठीक है। रोहित प्रोटम स्पीकर की बाबू सैलरी नहीं होती है, ऐसा सैलरी नहीं होता उसका, ठीक है, क्योंकि एक ही दिन का पद है। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो अगर एलएस स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, अगर एलएस स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है, यानी एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो इस पैनल के मेंबर, इस पैनल का कोई मेंबर लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे, लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। यानी कि मान लीजिए अगर लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट हैं, तो इस पैनल, जो 10 मेंबर का जो पैनल, इसमें से कोई भी मेंबर क्या कर सकता है, लोकसभा की अध्यक्षता कर सकता है। याद रखिएगा, अगर इस पैनल के भी सभी मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैनल के भी सभी मेंबर एब्सेंट हैं, मान लीजिए लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तो एब्सेंट है, साथ ही साथ इस पैनल के जो 10 मेंबर है वो भी एब्सेंट है, इस पैनल के सभी मेंबर एब्सेंट हैं, तो लोकसभा के द्वारा डिसाइड कोई लोकसभा मेंबर लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। यानी कि मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जैसे लोकसभा है, लोकसभा स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट,
तो इस पैनल के जो 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर में से कोई भी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। लेकिन कोई दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन स्पीकर भी एब्सेंट, डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट और ये 10 के 10 मेंबर भी एब्सेंट। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में लोकसभा अपने सभी मेंबर्स में इसका भाई ये स्पीकर भी गायब है, डेप्यूटी स्पीकर भी गायब है ना, और ये जो पैनल है ना इसका 10 मेंबर भी गायब। आप तो मजे ही मजे हैं। बताओ किसको करना है लोकसभा की अध्यक्षता? हम करना है, हम करेंगे। ठीक है, जाओ आज तुम जाकर क्या करो, लोकसभा की अध्यक्षता करो। लेकिन आज पूरा क्या करेंगे हम लोग? काम कम मस्ती ज्यादा करेंगे, है ना। तो ये होता है। इसके बाद की बात करते हैं, याद रखिएगा एक कंडीशन, यहां पर 2 पॉइंट आपने और भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां तक पहले आप लोग लिख लीजिए, 2 पॉइंट और हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे। सर इस पर आर्टिकल 330A we know that 1/3 seat in Lok Sabha is reserved for, and also same thing that says article 331(1)(a). 331(1)(a वो देखिए क्या कहता है। 331(1)(a मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, उसमें ये लिखा गया कि ये जो रिजर्वेशन है ना ये अगले 15 साल तक है। 15 साल के बाद अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसे क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है, इसे रोक सकती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद की बात करते हैं। याद रखिएगा, अगर यहां पर यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एलएस स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ये ध्यान से समझिएगा, अगर एलएस स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पद खाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, का पद क्या है? वैकेंट है। वैकेंट है यानी खाली है, यानी कि उस पद पर कोई है ही नहीं। अब्सेंट होना अलग बात है। अब्सेंट होने का मतलब क्या है कि उस वो जो पद है, पद मतलब लोग हैं लेकिन वो आए नहीं है, वो अब्सेंट होना है। अब पद खाली है का मतलब क्या? उस पद पर कोई है ही नहीं। तो पद खाली है तो इस पैनल के मेंबर लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो इस पैनल के मेंबर लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में क्या होगा? तो याद रखिएगा, इस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट। इस कंडीशन में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट कोई लोकसभा मेंबर, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट कोई लोकसभा मेंबर लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। यानी कि अगर लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पद क्या है? खाली है, वैकेंट है। वैकेंसी के केस में इस पैनल के जो 10 मेंबर में से वो प्रेजाइड नहीं करेंगे। उस कंडीशन में कौन करेंगे? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे कि ये लोकसभा का ये मेंबर जो है ये लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, और वो क्या करेंगे? फिर लोकसभा को प्रेजाइड करेंगे। वैकेंसी अगर होगी लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट में, तो यानी उनका पद अगर खाली होगा तो। बात समझ में आ गई इतनी सी? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। आज के लिए ना, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। ठीक है, और इसके आगे की चर्चा हम लोग अब कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे पहले चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन राज्यसभा, और फिर हम फर्दर जो मतलब आगे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। समिति बोल सकते हैं अरविंद हिंदी में, समिति। आचार संहिता जब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वहां पर हम बताएंगे, है ना। अरे 332A जो है ना, उसमें विधानसभा में बात करी गई है अभिषेक जी। 332A जो है वो बात करता है विधानसभा के अंदर, है ना, और 330A वो बात करता है लोकसभा के अंदर, है ना। आया समझ में अभिषेक? 332A ये कहता है विधानसभा के अंदर जो है वुमन के लिए 1/3 सीट रिजर्व रहेगी, और 330A वो लोकसभा में बात करता है। संगठन नहीं बोल सकते, है ना, समिति बोल लीजिए, वो ज्यादा ठीक है।
ठीक है, यहां तक और किसी का कोई डाउट? तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ अभिषेक? चलिए गुड, तो मिलता है फिर आपसे कल की क्लास में। कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए एथिक्स कमेटी वगैरह क्या होती है बात करेंगे शिवम आगे, जब हम लोग डिफरेंट कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे वहां पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।